दोस्तों पिछले कुछ दिन बहुत रोमांचक रहे। इजराइल ने पहले हमला किया, फिर ईरान ने उसका जवाब दिया, फिर ट्रंप कूदा और जब उसके ठिकानों पर भी ईरानी मिसाइल पड़ी तो सीज फायर चिल्लाने लगा। जंग रुकती दिखाई तो दे रही है और मजबूती के साथ कहा जा सकता है कि ईरान के सामने इजराइल और अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। ईरान की फैसिलिटीज को नुकसान हुआ है, लेकिन उसने इस बार दिखा दिया कि उसकी मिसाइलों को न आयरन डोम रोक सकता है, न ट्रंप की धमकी रोक सकती है। बहुत सारे लोग हैरान हैं और सर खुजा रहे हैं कि यार ऐसा कैसे हो गया। अमेरिका तो सुपर पावर है, इजराइल से तो कोई जीत ही नहीं सकता। लेकिन मेरे दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। सिपाही, टैंक और एयरक्राफ्ट गिनने भर से काम नहीं चलता। लेकिन जैसे ही हॉर्मोज ऑफ स्टेट को बंद करने की बात ईरान ने की, सबकी गिग्गी बन गई। कतर भी बोलने लगा और सऊदी अरेबिया भी, और डोनाल्ड ट्रंप को भी अकल आ गई कि ईरान को तो हल्के में ले लिया था। अब अगर जंग रुक जाती है तो मिडिल ईस्ट में ईरान का कद बहुत ऊंचा हो जाएगा। कोई दूसरा मुल्क शायद पूरी दुनिया में नहीं है जो इस तरह अमेरिकी मिलिट्री अड्डों पर मिसाइल दागने की हिम्मत कर सकता हो। अंजाम की परवाह किए बिना तो जो जिगरा ईरान ने दिखाया है उसका इनाम उसे जरूर मिलेगा, और ईरान के साथ साथ अब दूसरे मुल्क भी आना चाहेंगे। ईरान भी यही चाहता था दोस्तों। हर मुल्क अपना इतिहास खुद बनाता है, लेकिन इतिहास उसकी मर्जी से और उसके मन मुताबिक बने ये जरूरी नहीं है, और हिस्ट्री अकेले भी नहीं बनती है। जिसमें जितनी ज्यादा लड़ने की ताकत होती है उसकी हिस्ट्री उतनी ही रोमांचक बनती है। अब दुनिया में लड़ाई और जंग की बात हो और अरब मुल्कों का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अफ्रीका, एशिया और यूरोप के जंक्शन पर बसा हुआ ये इलाका हमेशा से जंगों का मरकज रहा है। यहाँ की ज्योग्राफी पर दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्कों की नजर रही है, और जब से यहाँ पर तेल और गैस के खजाने मिले हैं तब से तो पूरी दुनिया का इंटरेस्ट और बढ़ता गया है। 20वीं शताब्दी के दौरान अरब के लोगों ने कोशिश की कि बाहर मुल्कों से खुद को आजाद किया जाए और अपना खुद का एक मुल्क बनाया जाए। मतलब सारे अरब देशों को मिलाकर एक देश, अरब सुपर स्टेट। अरब सुपर स्टेट बहुत सारे लोगों को यह आइडिया पसंद आया और वो सोचने लगे कि एक मुल्क होगा जो मोरक्को के समंदर से शुरू होकर इजिप्ट के रास्ते नाइल न्यूर से होता हुआ सऊदी अरब के गोल्डन डेजर्ट ड्यू को पार करता हुआ इराक की सरखेज जमीन तक फैला होगा। और अगर आज के हिसाब से देखें तो इस अरब सुपर स्टेट की आबादी होगी लगभग 44 करोड़ और जीडीपी होती $3.6 ट्रिलियन के आसपास। मतलब दुनिया की छठी सबसे मजबूत इकोनॉमी होती। 20वीं शताब्दी में जब अरब सुपर स्टेट बनाने की बात शुरू हुई थी तब उनको लगा था कि उनका कल्चर कमोबेश एक जैसा है, भाषा भी मिलती जुलती है और ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इसी आधार पर अरब के लोग सुपर स्टेट बनाने की राह पर चल पड़े। लेकिन यह आइडिया एक आइडिया ही रह गया, यह सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उल्टे आज देखते हैं कि अरब दुनिया पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है, 22 अलग अलग मुल्क बन गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर गड़बड़ हुई कहां? ऐसा क्या हुआ जो आज तक अरब सुपर स्टेट नहीं बन पाया? दोस्तों पहली नजर में अरब की दुनिया कई मुल्कों में बटी हुई दिखाई देती है। टेढ़े मेढ़े बॉर्डर्स, कहीं रेगिस्तान तो कहीं पहाड़, कहीं शिया तो कहीं सुन्नी, कहीं कुर्द तो कहीं वहाबी। पूरी अरब दुनिया टुकड़ों में बिखरी हुई नजर आती है। इन सभी के पीछे लंबी लंबी और अंतहीन रोमांचक कहानियां छुपी हुई हैं, और जितना खून खराबा इस इलाके ने देखा है उतना शायद ही पूरी दुनिया में किसी ने देखा होगा। इस्लाम की शुरुआत में फतेह शुरू हुई तो 7वीं सदी के बीच तक उम्मत खिलाफत का एक बहुत बड़े इलाके पर राज कायम हो गया था, जो पुर्तगाल से लेकर आज के पाकिस्तान तक फैला हुआ था। उन्होंने बहुत जल्दी वेंजेंटाइन यानी रोमन हुकूमत के कई हिस्सों को भी अपने कब्जे में ले लिया था, जिसकी वजह से यहूदी और ईसाई आबादी भी इस खिलाफत का हिस्सा बन गई थी। बाद में जब अब्बासी खिलाफत ने उम्मयदों से हुकूमत अपने हाथ में ले ली तब उन्होंने रवादारी की पॉलिसी को जारी रखा। उस वक्त इस्लामी कानून के मुताबिक गैर मुसलमानों से खास जजिया यानी टैक्स लिया जाता था और इसके बदले में उन्हें हिफाजत और कुछ दूसरी सहूलतें मिलती थी। इस सिस्टम में लोग अपने धर्म, रस्म रिवाज को काफी हद तक आजादी से निभा सकते थे। उमय्यद और अब्बासी दौर ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें इल्म, तहजीब और सोच को बहुत बढ़ावा मिला। बगदाद, दमिश्क और काहिरा जैसे शहर उस दौर के इल्मी मरकज बने थे, जहां फलसफा यानी फिलॉसफी, मजहबी सोच, तहजीब, साइंस और कानून जैसे इलाकों में बड़ी तरक्की हुई। यही वो दौर था जिसे आज भी इस्लाम के सुनहरे दौर के नाम से याद किया जाता है। उस दौर में जब इस्लामी तहजीब अपने शबाब पर थी तब यूनानी इल्म यानी कि ग्रीक नॉलेज का अरबी जबान में तर्जुमा करके संभाल कर रखा गया था। बाद में यही तर्जुमे यूरोप तक पहुंचे
भविष्य और यूरोप की रहनसा यानी कि नव जागरण को जबरदस्त बढ़ावा मिला। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि इस दौर को, जिसे हम अरब का सुनहरा दौर यानी कि गोल्डन एज कहते हैं, उसने एक मिला जुला तहजीबी मैदान तैयार किया, जिसके बाद के कई इलाकाई लीडर्स ने बार बार राह हिदायत यानी कि इंस्पिरेशन लेने की उनसे कोशिश की गई। सदियों तक कौमी ख्वाहिशें दबा दी गई थी। 16वीं सदी से लेकर आगे तक उस्मानी सल्तनत यानी कि ऑटोमन एम्पायर ने अरब की सरजमीन पर हुकूमत की और अरब समाज तुर्की हुकूमत के असर में आ गया। इन तुर्क बादशाहों का रवैया अरब के लोगों के साथ वक्त के हिसाब से बदलता रहा। कभी जालिम की तरह बर्बरता किया तो कभी उन्हें खुली छूट दे दी गई। 18वीं सदी के आखिर तक आते आते ऑटोमन एम्पायर की ताकत कमजोर पड़ने लगी और वहीं से ब्रिटिश और फ्रेंच दखल अरब की दुनिया में बढ़ने लगा। लेबनान, मेसोपोटामिया और शामी इलाके ईसाई मिशनरी स्कूल्स और तालीमी इदारों को बढ़ावा मिला, जिससे यूरोपीय सोच जैसे सेक्युलरिज्म और नेशनलिज्म अरब समाज में दाखिल होने लगे। इस वक्त खुद अरब मुस्लिम समाज के अंदर भी बदलाव आ रहा था। ऑटोमन एम्पायर की कमजोरी की वजह से लोगों के दिलों में यह सवाल उठने लगा था कि हमारी अपनी पहचान क्या है और क्या हम एक कौम बन सकते हैं। यही सोच धीरे धीरे इस्लाही आंदोलनों में बदलने लगी। लोगों ने इस्लामी भाईचारे को यूरोपीय कौमी सोच से मिलाने की कोशिश की। जल्द ही ये ख्यालात लेवेंट और अरब के दूसरे इलाकों में फैलने लगे। बाल्कन में जब सलाव कौमों ने ऑटोमन एम्पायर को हटाकर अपनी आजादी हासिल की तो इससे अरब समाज में यह यकीन बढ़ गया कि हम भी अपनी आजादी हासिल कर सकते हैं। इसी उम्मीद में अरब कबीलों ने पहले वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों और फ्रेंच के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी उम्मीदें टूट गईं जब पेरिस और लंदन ने मिलकर अरब जमीनों को आपस में बांट लिया। इसके बाद वेस्ट की ताकतों के खिलाफ गुस्सा और बढ़ा, खासकर जब ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदी बस्तियां बसाने में मदद की ताकि अंग्रेजी और फ्रेंच ताकतों से मुकाबला किया जा सके। ऐसे हालात में अरब ने अपने गोल्डन पोस्ट को याद किया। ऐसे में जरूरत थी एक नई सोच की, जो एक तरफ अरब से सभी को जोड़ कर रखे और दूसरी तरफ इलाकाई पहचान को भी जगह दे, ताकि अंग्रेज और फ्रेंच ताकतों से मुकाबला किया जा सके। ऐसे हालात में अरब ने अपने गोल्डन पोस्ट को याद किया और अरब को एक करने की सोचने लगे। फिर आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसके बाद अंग्रेजी और फ्रेंच ताकतें पीछे हटी और अरब दुनिया के पास एक खाली कैनवस था जिसमें अरब यूनियन के सपने को सच किया जा सकता था। सबसे पहला प्लान था फर्टाइल क्रेसेंट यूनियन, जिसमें इराक और जॉर्डन के साथ साथ सीरिया और फिलिस्तीन को भी शामिल करने की कोशिश की गई थी। देखने में यह प्लान बिल्कुल ठीक था, क्योंकि फर्टाइल क्रेसेंट यानी वो इलाका जो दजलो और फरात नदियों के इर्द गिर्द है, वो सदियों से जुड़ी हुई जमीन की एक सूरत देता है। लेकिन असली रुकावट थी सियासत। फिलिस्तीन में इजराइल के बनने से यह पूरा प्लान अधूरा रह गया। करीब एक दशक बाद अरब यूनिटी की सोच को फिर से जिंदा किया गया। गमाल अब्दुल नासिर ने जिन्होंने यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बनाई। 1956 के स्वेज नहर संकट में जब इजिप्ट ने ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया तो सारी अरब दुनिया ने इजिप्ट की तरफ देखा और एकता की कोशिश तेज कर दी। सीरिया में जैसे मिसाल के तौर पर बाही पार्टी ने खुद को इजिप्ट की हुकूमत के हवाले कर दिया। दोनों देशों की आवाम की रजामंदी से इजिप्ट और सीरिया ने 1958 में एकजुट होकर एक मुल्क बना लिया। कुछ ही वक्त में नॉर्थ यमन की बादशाहत ने भी इस खेमे में शामिल होना पसंद किया ताकि वो इजिप्ट की ताकत के सहारे सऊदी अरब के असर को बैलेंस कर सके। ज्यादा देर नहीं लगी जब यह संगठन, जिसे बाद में यूनाइटेड अरब स्टेट कहा गया, एक इलाकाई ताकत बनता दिखने लगा। जवाब में इराक और जॉर्डन ने मिलकर अपना एक अलग खेमा बनाया जिसे कहा गया अरब फेडरेशन। इसका मकसद था कि हाशमी बादशाहों को नासिर की सोच, जिसको नासिरम कहा जाता था, उससे बचाया जाए। मगर सिर्फ 6 महीनों में ही इत्तेहाद टूट गया जब बगदाद में नासिर के हामी फौजी अफसरों ने तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद इराक और जॉर्डन ने खुलकर सोचना शुरू कर दिया कि वे इजिप्ट की अगुवाई वाले यूनाइटेड अरब स्टेट में ही शामिल हो जाएं। लेकिन असल में ये दोनों ही गुट, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक और यूनाइटेड अरब स्टेट, मजबूरी की शादियां थी जिसमें वक्ती दौर के फायदे थे। जब सीआई बाथ पार्टी को अपने दूसरे दर्जे के रूल से नाराजगी हुई तो उन्होंने 1961 में तख्ता पलटने में इजिप्ट से अपनी सत्ता वापस ले ली। साथ ही कुछ देर में नॉर्थ यमन ने भी यही रास्ता अपनाया और एक लंबी सिविल वॉर में फंस गया। फिर एक अरब सुपर स्टेट बनाने की सोच धीरे धीरे ठंडी होने लगी, जब तक कि 1970 के दशक में मोहम्मद कद्दाफी ने अरब रिपब्लिकों को एक नया गुट बनाने की पेशकश की। इसमें लीबिया, इजिप्ट और सीरिया शामिल थे। यह गुट 1972 में बना भी, मगर सिर्फ नाम का। लीबिया के कद्दाफी और इजिप्ट के सदर सादात के बीच में गहरे मतभेद थे, जिसकी वजह से यह पूरी तरह से जुड़ नहीं सका। जब 1973 में सीरिया और इजिप्ट ने इजराइल पर हमला कर दिया, वो भी लीबिया से पूछे बिना, तो उनके आपसी रिश्ते और भी खराब हो गए। इसलिए 1977 में यह इत्तेहाद टूट गया तो किसी को हैरानी नहीं हुई। इस फेलियर के बाद एक और कोशिश सामने आई। सद्दाम
सद्दाम हुसैन की कोशिश। सद्दाम हुसैन ने भी पुराने फर्टाइल क्रिसेंट यूनियन को जिंदा करने की कोशिश की और चाहा कि बाथ पार्टी के हुकूमत वाली सीरियाई और इराक को इजिप्ट के साथ मिलाकर एक नई अरब रिपब्लिक यूनियन बनाई जाए। सद्दाम का इरादा था कि जॉर्डन को चारों तरफ से घेर कर और फिलिस्तीन को इजराइल और जॉर्डन के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए, मगर इस बार सीरिया और इराक के आपसी झगड़ों ने इस प्लान को फिर से फेल कर दिया। दूसरी बार गद्दाफी ने एक और कोशिश की कि इस बार ट्यूनीशिया के साथ इसे कहा गया अरब इस्लामिक रिपब्लिक। गद्दाफी का यह छोटा सा इरादा था कि धीरे धीरे अरब देशों को जोड़ने की शुरुआत की जाए, मगर यह समझौता शुरू से ही धुंधला और उलझा हुआ था। इसी कंफ्यूजन की वजह से ट्यूनीशिया ने जल्दी ही अपने वादों से पीछे हटना शुरू कर दिया और इस तरह यह अरब इस्लामिक रिपब्लिक सिर्फ कागजों पर ही रह गया। लगभग 50 सालों की अरब एकता की कोशिशों का बस एक ही नतीजा अभी तक निकला था और वो था हर मोड़ पर नाकामी। लेकिन इसके बावजूद बीते हुए शान और इज्जत का एहसास आज भी अरब की दुनिया के अंदर एक बहुत ताकतवर जज्बा है जो रह रहकर सामने आता है। जब भी पूरे अरब के इलाकों को एक करने की बात होती है, यानी जब एक ही कौम की सोच को जमीन की हकीकतों से टकराना पड़ता है, तो सोच अक्सर कमजोर पड़ जाती है। पूरे अरब इलाके को एक झंडे के नीचे लाने की ख्वाहिशात की नाकामी का इल्जाम तहजीब या किसी लीडर या किसी शख्सियत पर डालना आसान होता है, लेकिन हकीकत में यह ज्यादातर ज्योग्राफिक और सियासी हकीकतों का नतीजा होता है। अरब दुनिया का बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है और बहुत कम जमीन ऐसी है जो खेती आबादी के लायक हो। सिर्फ कुछ जगह जैसे नॉर्थ लीबिया, फर्टाइल क्रेसेंट, बर्बर किनारा और नील नदी वाला इलाका ही ऐसा है जो हालात से अलग है। इनके अलावा आबादी वाले शहर या कस्बे बहुत दूर दूर हैं, उनके बीच फासले बहुत ज्यादा हैं। इसका मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह तक जुड़ना और एक सोच में ढलना बहुत मुश्किल होता है। ज्योग्राफी तो जैसे अरब दुनिया के दोस्त कभी रहे ही नहीं, ऊपर से खूनी हिस्ट्री ने भी इस इलाके को बहुत नुकसान पहुंचाया। यूरोपियंस ने जब अरब इलाके पर कब्जा किया तो जमीनों को ऐसे टेढ़े मेढ़े हिस्सों में बांट दिया कि एक अरब पहचान बनना ही मुश्किल हो गया। उन्होंने यहां से तेल और दूसरे खजाने निकाले, लेकिन उसका फायदा लोकल अरब लोगों को बहुत कम हुआ। आज भी अरब देशों में आपस में बिजनेस कम होता है और बाहर की दुनिया के साथ उनका बिजनेस ज्यादा होता है। इसके अलावा सियासी ताकत और दौलत का बंटवारा भी बराबर नहीं है। कुछ देश अमीर हैं, कुछ बहुत गरीब हैं, कुछ के पास फौज है तो कुछ के पास सिर्फ कर्ज है। इस असमानता की वजह से अरब इलाका एक मजबूत इत्तेहाद की शक्ल नहीं ले पाया। नतीजा यह हुआ कि हर देश अपने अपने फायदे के लिए अलग अलग रास्तों पर चल पड़ा और बाहर की ताकतों से मदद लेने की होड़ शुरू हो गई। कोल्ड वॉर ने इस हालात को और बिगाड़ दिया। 1973 की अरब इजराइल की जंग के बाद इजिप्ट ने अमेरिका की निगरानी में इजराइल से अलग से तुल कर लिया। इस तरह इजिप्ट का रुख वॉशिंगटन की तरफ ज्यादा हो गया। इससे पूरी अरब एकता को एक झटका लगा, क्योंकि अरबी एकता की जड़ में इस्लाम है, इसलिए सब अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमान साबित करने में आबादा रहे और दूसरे हुक्म पर जैसे जैसे मजहब पर जोर पड़ा तो फिरका परस्ती भी बढ़ने लगी। और फिर आता है साल 1989, यानी कि 1989 जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। इससे पूरे इलाके की पॉलिटिक्स बदल गई। ईरान ने अपने साथ हिजबुल्लाह जैसे गुटों को जोड़ा जो इजराइल की मुखालफत करते थे, जिनको लेबनान की पब्लिक का भी सपोर्ट हासिल होना शुरू हो गया था। इसके कुछ साल बाद 2003 में जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हटाया तो ईरान की ताकत और बढ़ गई और ईरान को इराक की नई शिया हुकूमत पर असर डालने का मौका मिल गया। हालांकि सऊदी अरेबिया भी पीछे नहीं रहा। 1980 के दशक से ही सऊदी अरेबिया ने पूरे मुस्लिम इलाके में सल्फी और वहाबी मदरसों और इदारों को फैलाना शुरू कर दिया। क्योंकि उसके पास तेल के पैसों की भरमार थी, इसलिए अगले 30 सालों में उन्होंने 75 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च कर दिए। यह शायद इतिहास का सबसे बड़ा धार्मिक प्रचार कहा जा सकता है और इसका असर भी हुआ। अल्जीरिया से लेकर इंडोनेशिया तक सुन्नी सोच फैल गई, लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर आपस में और दूसरे देशों के साथ झगड़े भी हुए, जिससे लोग बेघर हुए और अरब देशों के बीच आपस में तनाव बढ़ गया। इसके बावजूद एक अरब दुनिया का सपना आज भी जिंदा है। यह एक ऐसा ख्वाब है जो अरब तहजीब की सोच में बार बार लौट रहा था, लेकिन हकीकत में अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन अब हालिया घटनाओं को देखकर लगता है कि ईरान ने अरब एकता का झंडा उठा लिया है, लेकिन अरब सुपर स्टेट बनने की मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। अब हाल की घटनाओं पर नजर डालें तो ईरान काफी कोशिश कर चुका है कि वो दुनिया में हर मुल्क जो इस्लाम को मानते हैं उनको वो एक कर सके। वो उम्मत की बात करता है। हाल की घटनाओं में खासकर गजा इजराइल जंग के दौरान भी अरब मुल्कों को एकजुट करने की उसकी कोशिश बहुत साफ तरीके से दिख चुकी है। इजराइल और अमेरिका से बिना डरे भिड़ गया। मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में जब यूएस के मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दाग दी, कई अरब देशों ने अमेरिका के खिलाफ बोला भी और सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, जॉर्डन, बहरीन जैसे मुल्कों ने
कहा कि वो ईरान के खिलाफ सीधे अटैक नहीं करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि ईरान में दम तो है। इसके अलावा ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराची ने इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कतर, ओमान जैसे अरब मुल्कों का दौरा भी खूब किया, वहां के लीडर्स से मुलाकात की। इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट देशों के साथ रिश्तों को दुरुस्त करने की कोशिश भी की, जिसका मकसद था कि पूरे अरब इलाके को एक इत्तेहाद की सियासी हवा तैयार की जाए। और गजा के साथ वो खड़ा ही है, इसलिए कोई उस पर प्रो शिया होने का आरोप भी नहीं लगा सकता। इन सबसे साफ होता है कि अरब की दुनिया में ईरान खुद को एक उम्मीद के तौर पर पेश कर रहा है। इस सबसे साफ होता है कि अरब की दुनिया में ईरान खुद को एक उम्मीद के तौर पर पेश कर रहा है, जो न सिर्फ मिसाइलों से बल्कि बातचीत से, अपने कल्चर से, इस्लामी सोच से अरब सुपर स्टेट बनाने की तरफ बढ़ना चाहता है। अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या अरब के बाकी मुल्कों को ईरान का साथ देना चाहिए? क्या सभी को मिलकर एक अरब सुपर स्टेट बनाना चाहिए?